सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं गुजराती साहित्य के महान कवि उमा शंकर जोशी जी और उनकी रचना बगुलों के पंख, छोटा मेरा खेत। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस साहित्यिक उद्देश्य से। इस कक्षा के पश्चात हम जान पाएंगे आधुनिकता और परंपरा का समन्वय स्थापित किस प्रकार से किया जाता है। साथ ही इसके पश्चात प्रकृति प्रेम और मानवीय संवेदनाओं का चित्रण किस प्रकार किया जाता है, इसे हम जान सकेंगे। जीवन मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किस प्रकार होता है, ये हम इसके पश्चात जान सकेंगे। जीवन परिचय, एक युग दृष्टा का उदय। उमा शंकर जोशी जी की बात करें तो उमा शंकर जोशी जी का जन्म सन 1911 में गुजरात राज्य में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी, भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी उन्होंने निभाई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। साहित्यिक दृष्टि से बात करें तो 20वीं सदी की गुजराती कविता को एक नई भंगिमा और नया स्वर देने का काम उमा शंकर जोशी जी ने किया। संपादक की दृष्टि से बात करें तो सन 1947 से प्रतिष्ठित पत्रिका संस्कृति का संपादन कार्य आपने बखूबी निभाया। इसके पश्चात साहित्यिक अवदान का विशाल कैनवास, इस रूप में हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं उनके काव्य से। तो देखिए यहाँ पर उनके काव्य रचना है विश्व शांति, गंगोत्री और निशित। इसी प्रकार प्राचीना, आतिथ्य और साथ ही वसंत वर्षा और महाप्रस्थान। गद्य विधाओं की बात करें तो एकांकी के रूप में आपने अभिज्ञा, कहानी के रूप में सापना भारा और शहीद, उपन्यास श्रावणी मेणों और विसामों के नाम से लिखा, और निबंध के अंतर्गत आपने पार कंजनिया के रूप में निबंध रचना की। संपादन की बात करें तो गोष्ठी, उगाड़ी बारी और साथ ही क्लांत कवि, महारासानोट और स्वप्न प्रयाण के रूप में आपने अपनी रचनाओं को नया रूप दिया। परंपरा और आधुनिकता के सेतु के रूप में हमें यहाँ पर उनका साहित्य दिखाई देता है। उमा शंकर जोशी जी का देखिए, एक रूप इस तरफ प्राचीन परंपरा है और इधर आधुनिक जीवन के रूप में किस प्रकार उन्होंने समावेशित किया है। प्राचीन परंपरा के अंतर्गत कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद उन्होंने किया। भवभूति के उत्तर रामचरित्र का गुजराती में अनुवाद करने का कार्य उमा शंकर जोशी जी ने किया। यदि हम आधुनिकता की बात करें तो आम जिंदगी के अनुभवों से उन्होंने परिचय करवाया। साथ ही जीवन के सामान्य प्रसंगों पर बोलचाल की भाषा उनकी कविता में हमें स्पष्ट दिखाई देती है। प्रभाव की बात करें प्राचीन परंपरा के तो गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता का विस्तार उन्होंने अपनी रचनाओं में किया। आधुनिक जीवन का प्रभाव देखिए, गुजराती कविता को प्रकृति और यथार्थ से जोड़ने का कार्य उमा शंकर जोशी जी ने अपने साहित्य में बेखूबी किया। छोटा मेरा खेत सृजन का रूपक, देखिए किस प्रकार छोटा मेरा खेत रचना के माध्यम से उन्होंने किसान के खेत और कागज के एक पन्ने का समान रूप प्रस्तुत किया है। ये कविता कर्म रचनात्मक प्रक्रिया का एक अत्यंत सुंदर और दार्शनिक रूपक है। कवि के लिए एक सादा चौकोर कागज का पन्ना केवल कागज नहीं है, बल्कि एक खेत है जहां साहित्य की फसल लहलाती है। देखिए, छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। रूपक विश्लेषण, कृषि कर्म बनाम काव्य सृजन। देखिए, कृषि कर्म जो खेती के रूप में है और काव्य सृजन जो साहित्य के रूप में है, दोनों में किस प्रकार से समानता बताई गई है। यहाँ पर देखिए चौकोर खेत का जो आकार है वो चौकोर है। इसी प्रकार यहाँ देखिए जो कागज का पन्ना है उसका आकार भी चौकोर यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ कवि ने बीज की बात की है खेत के अंदर, और वहीं कवि ने बीज रूप में विचार, क्षणिक भावनात्मक आंधी, अंधड़ के रूप में यहाँ प्रस्तुति दी है। रसायन के रूप में जो कृषि में पानी और खाद का उपयोग होता है, उसी प्रकार कवि की कल्पना को रसायन का रूप दिया गया। यहाँ पर देखिए अंकुर और पल्लव पुष्प के रूप में कृषि कर्म की दिखाया गया है, और यहाँ पर देखिए रोपाई क्षण की शब्द और काव्य रूप की यहाँ पर बात की गई है। अन्न की कटाई की बात करें
उसी प्रकार कटाई अनंतता की, हम फसल को एक बार बोते हैं और एक बार उसे काटते हैं। ऐसा कवि का मानना है कि एक बार लिखी गई कविता अनंत काल तक विस्तृत रूप में पढ़ी जाती है, उसका साहित्य में आनंद अनंत वर्षों तक चलता रहता है। सृजन की कीमियागिरी अहम का गलन। देखिए, अंधड़ जो भावनात्मक आवेग है, एक विचार या भावना का अचानक मन में आना। बीज का गलन देखिए, अहंकार की शून्यता के रूप में कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, सृजन के लिए रचनाकार के मैं का मिटना, अहम को मिटा करके मनुष्य महान बनता है। अंकुरण की बात करें तो शब्दों का प्रकटीकरण इस रूप में हुआ। देखिए, जब विचार कल्पना में पूरी तरह घुल जाता है तब वे शब्दों के रूप में फूटता है। पुष्पण की बात करें, पूर्ण स्वरूप देखिए इसका, कविता एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है और हमारे सामने एक नए रूप में यहाँ पर आती है। इसी प्रकार देखिए, चाक्षुष बिंब रंग और प्रकाश का जादुई कंट्रास्ट यहाँ पर हमारे सामने दिखाया गया है। एक तरफ देखिए इस रूप में और दूसरी तरफ इस रूप में, ये दोनों रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। एक और कजरारे बादल है और दूसरी ओर सतेज श्वेत काया है। पृष्ठभूमि देखिए, पृष्ठभूमि का काम करते हैं पांति बंदे पंक्ति में उड़ते हुए सफेद बगुले, सांझ शाम के आकार की गहराई और रहस्य, बादलों के ऊपर तैरती हुई जीवंत चमक। देखिए यहाँ पर वस्तुगत दृश्य और आत्मगत प्रभाव की ये सटीक संयोजन पाठक को मंत्रमुग्ध कर देती है, उसके जीवन में आनंद का प्रसार कर देती है। और यही रचना का आनंद है जो साहित्य में हमें दिखाई देता है, जो जन जन के हृदय को अत्यधिक प्रसन्न आनंद पूर्वक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसी प्रकार देखिए, सौंदर्य का सम्मोहन चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कवि की रचना देखिए, दृश्य इतना नयनाभिराम है कि वे कवि को अपनी माया में बांध लेता है। कवि इस जादुई प्रभाव से बचने के लिए गुहार लगाता है। वह सौंदर्य को कुछ देर और रोक रखना चाहता है, लेकिन वह दृष्टि चुरा ले जाता है, यानी वो सौंदर्य स्थायी रूप से नहीं रहता है और कुछ समय के बाद वो एक नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। देखिए कविता की पंक्तियां, होले होले जाती मुझे बांध निज माया सो, उसे कोई तनिक रोक रखो, ऐसा कवि कहता है। भाषा शैली भावों की सहज और गंभीर अभिव्यक्ति इन तीन रूपों में हमारे सामने आती है। देखिए उमा शंकर जोशी की रचना में सहज लोक भाषा है, ये पहला रूप है। दृश्य बिंब विधान है, ये दूसरा रूप है। इसी प्रकार देखिए दार्शनिक गहराई उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देती है। ये उमा शंकर जोशी का काव्य कला इस रूप में हमारे सामने आता है। अनुवाद का सेतु गुजराती से हिंदी। मूल रूप से उमा शंकर जोशी गुजराती भाषा के कवि है और उनकी रचनाओं को अनुवाद रूप में रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने हिंदी में उन्हें प्रस्तुत करने का कार्य किया है। देखिए उमा शंकर जोशी जी की मूल गुजराती रचनाओं के विचार, साथ ही भाव और सौंदर्य को, उसकी मूल आत्मा को बिना ठेस पहुंचाए हिंदी पाठकों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य सिद्धहस्त अनुवादकों में किया है। और ये अनुवादक जिनका हमने अभी नाम लिया, रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल हैं। विचार और सौंदर्य का समन्वय, देखिए किस प्रकार उन्होंने विचारों को और सौंदर्य को एक साथ समन्वित किया है, जिसका रूप यहाँ देखने को मिलता है। देखिए छोटा मेरा खेत केंद्र, बुद्धि और चिंतन इसका केंद्र है। और प्रतीक की बात करें तो सृजन की जटिल प्रक्रिया और शाश्वत रस हमें इसमें दिखाई देता है। यहाँ देखिए दूसरी जो कविता उनकी बगुलों के पंख, यहाँ केंद्र है इंद्रियां और सौंदर्य और प्रतीक है प्रकृति की चित्रमयता और सम्मोहन हमारे सामने प्रस्तुत होता है। उमा शंकर जोशी का साहित्य वैचारिक गहराई और ऐन्द्रिक सौंदर्य का एक दुर्लभ और पूर्ण संतुलन हमें उनके साहित्य में दिखाई देता है। उनकी इन दो कविताओं में दिखाई देता है, जिनमें छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख हमारे यहाँ पर संग्रहित है। देखिए उमा शंकर जोशी का काव्य पट छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, सृजन की आंतरिक प्रक्रिया और प्रकृति के सौंदर्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन हम इस रचना में करने वाले हैं। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटा मेरा खेत सृजन का मनोवैज्ञानिक यथार्थ इस मूल भाव में हमारे सामने आता है। किस प्रकार से आता है ये देखिए, ये कविता कवि कर्म के हर चरण को खेती के रूपक में बांधने का एक अनूठा प्रयास करती है। साथ ही देखिए
कवि को कागज का एक चौकोर पन्ना एक छोटे से खेत की तरह लगता है, जहां भावनाओं की आंधी के प्रभाव से रचना का बीज उसमें बोया जाता है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है वह शाश्वत है और उसका आनंद कभी समाप्त नहीं होने वाला है। जिस प्रकार की खेत में एक बार बुआई करने के बाद उसकी कटाई एक ही बार होती है, लेकिन कवि कहता है कि रचना को जब एक बार लिखा जाता है तो अनंत वर्षों तक उसका आनंद पाठकों तक पहुंचता रहता है। इसी रूप में देखिए कविता पाठ छोटा मेरा खेत, उनकी इस रचना को हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की और कटाई अनंतता की। लुटते रहने में जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। देखिए इसका भाव किस रूप में हमारे सामने आता है। काव्य सृजन की प्रक्रिया एक भावपूर्ण यात्रा है। इस यात्रा के यहाँ पर हमें देखिए ये पड़ाव सामने आते हैं। अंधड़ जो भावनात्मक आंधी है, हृदय में उत्पन्न होने वाला कोई तीव्र विचार या भावना। देखिए बीज जो रचना का विचार है, यहाँ पर देखिए पन्ने रूपी खेत में उस क्षणिक विचार को स्थापित किया जाता है। यहाँ देखिए रसायनों को पीकर गलना यानी कल्पना के रूप में आया है। विचार का कल्पना में डूबकर अपना अहम मिटा देना, ये इस रूप में आगे बढ़ता है। और शब्दों के अंकुर कृति का निर्माण किस प्रकार होता है। देखिए शब्दों के अंकुर कृति का निर्माण पल्लव और पुष्पों जिसमें अलंकार और छंद से सजी हुई पूर्ण साहित्यिक रचना हमारे सामने आती है। इस प्रकार देखिए तीन रूपों में कवि ने कवि कर्म और कृषि के कर्म को समन्वित करने का प्रयास किया है। रूपक और प्रतीक, कृषि बनाम काव्य। एक तरफ कृषि काव्य, कृषि का संदर्भ दिया गया है और दूसरी तरफ काव्य का संदर्भ दिया हुआ है। देखिए चौकोर खेत को कागज का पन्ना बताया गया। कवि ने खेत और पन्ने की तुलना की है। एक तरफ अंधड़ है जो कृषि में है और भावनात्मक आवेग जो काव्य में हमें दिखाई देता है। कृषि में बीज रूप बोया जाता है और काव्य में विचार या अनुभूति को उसमें पिरोया जाता है। कृषि कार्य में रसायन के माध्यम से पौधे आगे बढ़ते हैं और यहाँ कवि की कल्पना को रसायन का रूप दिया है काव्य में। अंकुर, पल्लव और पुष्प, शब्द, अलंकार और भाव सौंदर्य इसमें दिखाई देता है। फसल की कटाई की बात की गई है और यहाँ कृति का पठन और उसका रस ग्रहण करने की बात कवि ने की है। इसी प्रकार देखिए कटाई अनंतता की, लुटते रहने में जरा भी नहीं होती कम, रस का अक्षय पात्र साहित्य की अमरता। भौतिक कृषि की सीमा, खेत की फसल की एक सीमा निश्चित है। खेत में पैदा होने वाला अन्न एक निश्चित समय के बाद में समाप्त हो जाता है, लेकिन काव्य रस की अनंतता, उत्तम साहित्य कालजयी होता है। कविता एक ऐसा बर्तन है जिसका रस कभी चूकता नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता है। बगुलों के पंख, बाह्य सौंदर्य और दर्शक का सम्मोहन, इसका मूल भाव देखिए कविता का। ये एक सुंदर दृश्य की कविता है जो प्रकृति के सौंदर्य और दर्शक पर उसके जादुई प्रभाव को दर्शाती। कवि काले बादलों से भरे आकाश में उड़ते सफेद बगुलों की पंक्ति को देखता है। वस्तुगत और आत्मगत सौंदर्य के संयोग से ये कविता पाठक को मूल दृश्य के अत्यंत निकट ले आती है। जो बगुलों के पंख है कविता, इसमें कितना मनोरम सुंदर प्रकृति का चित्रण कवि ने किया है। कविता पाठ बगुलों के पंख। अब उस कविता का अध्ययन यहाँ करेंगे। देखिए, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाते वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। वे तो चुराए लिए जाते मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें। यानी बगुलों के पंख को कवि ने कितने सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। सांझ का जादुई दृश्य, इसकी सह प्रसंगी व्याख्या यहाँ देखिए। दृश्य का निर्माण,
आकाश में काले बादलों की पृष्ठभूमि है जिस पर सफेद बगुलों की पंक्ति उड़ती हुई नजर आती। कवि का सम्मोहन देखिए, ये दृश्य इतना सुख देने वाला है कि कवि अपनी सुध बुध खो बैठता है। सौंदर्य के पास की बात करें तो प्रकृति की ये सुंदरता कवि को धीरे धीरे अपने वश में कर लेती है और वो उसे कभी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता। ऐसा ही अवस्था देखिए, कवि गुहार लगाता कि कोई इस दृश्य को रोक ले, क्योंकि ये सुंदरता उसकी दृष्टि से चुरा करके ले जाएगी, यानी ये दृश्य समाप्त हो जाएगा, इसका रस समाप्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो सृजन के सूत्र छोटा मेरा खेत में देखिए, यहाँ हम प्रश्न दिया हुआ है, फिर उसके बाद उसका उत्तर हल करेंगे हम। छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोकर फसल उगाता है, उसी प्रकार कवि कागज के चौकोर पन्ने पर अपनी कल्पना और भावों के बीज बोकर के कविता की रचना करता है। दोनों में सृजन की प्रक्रिया समान रूप से होती है। दूसरा प्रश्न देखिए, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज का क्या अर्थ है? देखिए, अंधड़ मन में अचानक उठने वाली तीव्र भावावेग है। इसी प्रकार बीज वह मूल विचार है या अनुभूति है जो इस भावावेग के कारण जन्म लेती है और कविता का आधार बनती है, जिससे कविता लिखी जाए। रस काक्ष्यपात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? तो देखिए, यहाँ रस काक्ष्यपात्र, कवि ने साहित्य की शाश्वतता की ओर इशारा किया है। श्रेष्ठ साहित्य का रस आनंद कभी समाप्त नहीं होता, इसे जितनी बार पढ़ा जाए वह हर बार नया आनंद देता है। ये लुटने पर घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। ये विद्या की तरह है कि जिसे हम जितना अधिक ग्रहण करते हैं उतनी वो बढ़ती जाती है, हमारा जीवन आनंद में बनाती है। बगुलों के पंख कविता में बिंब का क्या महत्व है? तो देखिए, ये कविता चाक्षुष बिंब का उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। काले बादलों पर तैरती सफेद बगुलों की पंक्ति शब्दों के माध्यम से पाठकों के मस्तिष्क में एक सजीव चित्र उकेर देती है, जिससे पाठक उसी जादुई सम्मोहन का अनुभव करता है जो कवि ने किया है। निष्कर्ष की बात करें तो शब्द और दृश्य की शाश्वत गूंज उमा शंकर जोशी की रचना में हमें दिखाई देती है। देखिए, उमा शंकर जोशी की ये दोनों कविताएं हमें सिखाती है कि जीवन का सच्चा सौंदर्य सृजन और आस्वादन दोनों में ही निहित है। कागज का पन्ना केवल एक निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि वह धरती है, विचार जन्म लेते हैं और अमर हो जाती है। इसी प्रकार आसमान केवल शून्य नहीं है, बल्कि वह कैनवास है जहां प्रकृति अपनी सबसे सुंदर कलाकृतियां उकेरती। साहित्य और प्रकृति दोनों ही रस के अक्षय पात्र है, हमें बस रुककर उसे महसूस करने की दृष्टि होनी चाहिए। निष्कर्ष की बात करें तो साहित्य का अक्षय पात्र, साहित्य को अक्षय पात्र के समान बताया है। जिस प्रकार अक्षय पात्र में भोजन कभी समाप्त नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होने वाला अक्षय पात्र है, उसी प्रकार देखिए 20वीं सदी के गुजराती साहित्य को उमा शंकर जोशी ने जो नया स्वर दिया, वे केवल एक भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य की एक अमर धरोहर बन गया है। उनकी रचनाएं आज भी उस खेत की तरह है जिसकी फसल कभी समाप्त नहीं होती है। रक्स का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौको। तो आज की कक्षा में हमने अध्ययन किया उमा शंकर जोशी जी की रचना बगुलों के पंख और छोटा मेरा खेत। हमने कवि परिचय के साथ साथ कविता की व्याख्या की, मूल भाव को समझा, साथ ही उसके प्रश्नों और उत्तरों को हमने अच्छी तरह से हल किया और इसी रूप में हमने कविता के आनंद को देखा। धन्यवाद।